अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो फाइनली फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और हम लोग जो है वो आज इसको बाकायदा सॉल्व करेंगे और उसके अंदर भी मैंने सॉल्व ही अपलोड करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा। एडिटिव इनवर्स की खास बात यह है, फॉर एग्जांपल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसमें हम ऐड कर देते हैं उसका एडिटिव इनवर्स, तो नतीजे में जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे 2 में अगर मैं ऐड कर दूं उसका एडिटिव इनवर्स तो भी आंसर आता है 2। तो एडिटिव इनवर्स को आपने इससे याद रखना है। बहरहाल x प्लस वाई आयोटा एक्चुअली बराबर होता है, सिर्फ उसकी जो साइन है उनको चेंज करना है, जो कि बराबर होता है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, जब भी एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं तो एडिटिव इनवर्स में दोनों साइन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों हो गए नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, इफ z इज इक्वल टू a कॉमा बी देन z इनवर्स हमें फाइंड करना है। z इनवर्स कितना होगा? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टर्म में जो है वो गिवन है यहाँ पे ना, कि z बराबर है a क्रॉस b के और हम मालूम करना चाहते हैं उसका z इनवर्स। तो जब इस फॉर्म में गिवन होता है तो z इनवर्स की खास बात ये कि उसका जो हम लोग दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करते हैं वो तो डिवाइड के अंदर आता है, जो कि इन दोनों में लिखा हुआ है। लेकिन खास बात ये कि जो उसकी सेकंड टर्म है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसके साथ माइनस का साइन आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखो, इसको सॉल्व भी करवा सकते हैं अभी, लेकिन अभी हमारा वो मकसद नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं। तो पिछले वाले के अंदर जब z इनवर्स मालूम करना था तो कॉमा की फॉर्म में नहीं गिवन था, इस तरीके से गिवन था, दोनों के साइन को चेंज कर दिया। और इस वाले के अंदर z इनवर्स मालूम करना है, लेकिन जब उसमें दिया हुआ होगा, कॉमे वगैरह में दिया हुआ होगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं उनके स्क्वायर को ऐड करते हैं, वो आता है डिवाइड में, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ माइनस का साइन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर z बराबर है a प्लस बी आयोटा के तो z का कॉन्जुगेट कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो मैग्नीट्यूड सीधा सीधा बराबर होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है ना, ये तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे d अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ z1 इज इक्वल टू a कॉमा b, z2 इज इक्वल टू c कॉमा d, तो z1 इंटू z2 बराबर आता है। तो इसका सीधा फॉर्मूला है, a को मल्टीप्लाई कराते हैं सबसे पहले c से। तो एक बात तो कंफर्म है, ad वाली बातें गलत हो गई, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और याद ये रखना है कि पहले जो है वो माइनस आता है और बाद में प्लस आता है। ये वाली टर्म सही है, पहले माइनस आता है बाद में प्लस आता है, इस वजह से करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए सी माइनस बी डी, यानी ए सी और फिर मल्टीप्लाई कराते हैं b को d से, फिर फाइनली क्या करते हैं a मल्टीप्लाई होता है d से और फिर ये प्लस का b सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग करने। तो सबसे पहले अगर इधर का एलसीएम लूंगा तो ये क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर और फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर ना, ये आ जाएगा सीधा सीधा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 माइनस आयोटा आएगा और प्लस 6 और प्लस का 3 आयोटा आएगा, डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और आयोटा का स्क्वायर होता है बराबर माइनस के 1 के, माइनस माइनस प्लस 1, तो अपॉन में तो आ जाएगा 5। ऊपर देखो क्या क्या वैल्यू बनी, ये आ गया 2, पहले आयोटा वाले कर लो, कितने कितने बन गए आयोटा वाले, अच्छा इसके साथ 6 आएगा सीधा, 2 3 जार 6, ये 6 सीधा सीधा ना, और फिर इधर आ जाएगा। तो कितने आयोटा हो गए यहाँ पे, 3 माइनस 1 ये हो गया 2 आयोटा, और बाकी क्या हो गया 2 प्लस 6 ये हो जाएगा 8। ठीक है, आयोटा ये प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब एक आएगा 8/5 और दूसरा आएगा 2/5, 8/5 2/5। क्वेश्चन नंबर 6, अगर z बराबर है आयोटा के तो 2 बार अगर मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करता हूं तो वो हमेशा हमेशा बराबर आता है z के, और अगर z आयोटा के बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा आयोटा के। क्वेश्चन नंबर 7, z1 इंटू z2 का अगर मैग्नीट्यूड मालूम किया जाए तो वो हमेशा बराबर आता है कि अगर इनका अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखो यहाँ पे पहले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो वही बराबर होगा कि पहले आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, माइनस आयोटा और ये हो जाएगी पावर 5 इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कर लेते हैं मिसाल के तौर पे आयोटा की पावर 4 और इनटू माइनस का आयोटा, अभी भी दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यही वाला आंसर आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आयोटा
कि ये जो आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस का आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो खुद बराबर आ जाएगा किसके, 1 के, इनटू माइनस का आयोटा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का आयोटा, विच इज डी। ठीक है ना, डी माइनस का आयोटा। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज, जब भी दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमेशा एक रियल नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 10, माइनस आयोटा टू दी पावर 15, जैसे उसको सॉल्व किया बिल्कुल ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इधर हम माइनस का आयोटा अलग कर लेंगे, ठीक है ना, इनटू यहाँ पर आयोटा की पावर कितनी बनेगी, आयोटा की पावर बनेगी 14, ठीक है ना, ये आ गया 1 और ये आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये वही आंसर आ जाएगा जो लिखा हुआ है। तो फिलहाल अब हम क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे आयोटा, और ये आ जाएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं आ रहा, आयोटा स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर लगा देंगे 7, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ होगा माइनस का आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसकी पावर बनेगी 7 इंटू माइनस का आयोटा, -1 पावर 7, माइनस का 1 आएगा इंटू माइनस का आयोटा आएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा आएगा सीधा सीधा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आयोटा। क्वेश्चन नंबर 11, अगर z बराबर है -1 माइनस आयोटा के तो उसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। तो देखो जब भी कॉन्जुगेट मालूम करना होता है तो सीधी सी टर्म है, जो उसका इमेजनरी पार्ट है ना, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, बस साइन चेंज करो इमेजनरी पार्ट का, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे -1 और माइनस का आयोटा लिखा हुआ है तो ये -1 प्लस का आयोटा बनेगा इसका कॉन्जुगेट, तो -1 आ गया कॉमा, इसके साथ प्लस का 1 आएगा, तो -1 + 1 बनेगा, यानी कि ये वाला -1 + 1। क्वेश्चन नंबर 12, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स कितने होंगे, सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखो दो बातें, सम ऑफ रूट्स बराबर होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है c/a के। ये तरीकेकार है ना, -b/a और ये आ जाता है c/a, इस तरीके से जो है ना हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सम ऑफ रूट्स का पूछा है, तो जैसे इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही है, सम ऑफ रूट्स बराबर होगा -b/a के, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 13, if 4 and -5 आर द रूट्स देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। तो वही बात जो मैंने इससे पहले समझाई, सबसे पहले आप लोग सम ऑफ रूट्स निकाल लो, ठीक है, सम ऑफ रूट्स मालूम कर लोगे तो क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स मालूम करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + -5, ठीक है, 4 - 5 डायरेक्टली लिख दो, तो 4 - 5 बराबर आ जाएगा -1 के। और अगर आप मालूम करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे, 5 × 4 = 20 और माइनस का आएगा, ठीक है। अब जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, x² आता है माइनस सम ऑफ रूट्स आता है x के साथ और फिर प्लस के साथ आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, x² माइनस का -1 और इधर आ गया x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x² + 1x, या सिर्फ x भी लिख सकते हो, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, x² + x - 20, x² + x माइनस का 20, c। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू दी पावर 12 इज, ओमेगा पावर 12 फाइंड करेंगे तो किसके बराबर आएगा। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे सीधी सीधी इस्तेमाल होगी, ओमेगा की पावर क्यूब बराबर होता है 1 के। अगर ओमेगा की पावर क्यूब बराबर होता है 1 के तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब, और ऊपर हम लिख सकते हैं 4, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 × 4 = 12, तो ये 1 होता है, 1 की पावर 4 मालूम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के। तो राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा पावर 12 इज इक्वल टू 1। Question number 15, if omega and omega square are complex cube roots of unity then omega plus omega square is equal to, ये बराबर होता है -1 के, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सीधा सीधा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 के। 16, if omega square are complex cube roots of unity then omega square इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा। अभी आप देखो मैंने आपको बताया ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं जो 1 के बराबर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर सीधा सीधा बराबर आ जाएगा 1/ओमेगा के, तो 1/ओमेगा यानी कि दिस वन।
क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये भी आ गया, ये आ गया ओमेगा और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा और की पावर 4 बनी और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और उसके ऊपर ही पावर आ जाएगी 4। तो ये किसके बराबर आएगा, बेसिकली ये फाइंड करना है। तो इधर ओमेगा की पावर 4 और प्लस इधर लिख देते हैं ओमेगा की पावर 8 मल्टीप्लाई करा के। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब कर लो, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 3 2 6 और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर बचेगा। तो फाइंड करना है किसके बराबर आएगा। ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। तो ये 1 हो गया, सिर्फ यहाँ पे ओमेगा बचा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 के बराबर होता है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी में मैंने समझाया आपको। 18 इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन, ओके, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, माइनस कॉमन लो यहाँ से, माइनस कॉमन आएगा तो ये बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर लगी हुई है 5। तो 1 माइनस ये किसके बराबर होता है, प्रॉपर्टी के मुताबिक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 और ऊपर लिखा हुआ है 5 माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 19, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 देन h की वैल्यू क्या होगी। अब देखो रूट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब राइट हैंड साइड पर 0 लिखा हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, मीन्स कि इसका आंसर 0 आएगा। तो अगर ये कह रहा है कि एक रूट 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये 0 को सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो जाएगा 4 0 का स्क्वायर प्लस 7h 0 और माइनस का h स्क्वायर प्लस 9 और ये 0 के बराबर आना चाहिए ना, ये बराबर आना चाहिए 0 के। तो 4 का स्क्वायर 0, ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, माइनस का h स्क्वायर प्लस 9 बराबर आया 0 के। तो h स्क्वायर बराबर आ जाएगा, h स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 के बराबर। और अगर रूट फाइंड करेंगे तो h बराबर आ जाएगा +-3 के। अब इस 0 के अलावा जो है ना कुछ भी गिवन हो सकता है, जो भी गिवन होगा उसको आप जो है वो यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हो। जो भी x की जगह पे मैंने पुट किया है ना, जो भी रूट गिवन हो उसको पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 20 द टू पॉजिटिव नंबर्स विच डिफर बाय 18 एंड हुज प्रोडक्ट इज 208 आर। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस इतना है और उनका प्रोडक्ट इतना है, तो वो क्या हैं, वो नंबर्स हमें बताने हैं। तो एक बात नोट कर लो, यहाँ पर सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर 26 और 4 का डिफरेंस निकाला जाए तो 22 आ जाएगा, ये तो गलत ही हो जाएगा ना। और प्रोडक्ट आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, 45 माइनस 5 करेंगे 40 आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 26 माइनस 8 करेंगे तो ये 18 आएगा, और अगर आप 26 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी आंसर आ जाएगा 208। तो इधर तो बिना हमें इक्वेशन अप्लाई किए सॉल्व कर लिया हमने। बिल आखिर अगर नहीं होता तो फिर आप क्या करते, आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जरिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ रियल रूट्स इन द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। जो रियल रूट्स होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर वो सिर्फ एक ही होता है और वो 1 ही होता है, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है ना। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। रियल तभी होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जब उसका डिस्क्रीमेंट या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर, तभी रियल होते हैं। और अगर कम हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और इक्वल वाला भी नहीं है, या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर हो, ये वाली जो कंडीशन है वो करेक्ट है, तब जाके हम ये कहेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है। 23 द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज एन। इस इक्वेशन की ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है कि इसकी जनरल टर्म क्या है। तो देखो अपॉन में 1 आ रहा है, दूसरे वाले में अपॉन में जो है वो 2 आ रहा है, अगले वाले में 3 आ रहा है, सीधा सीधा n के लिहाज से चल रहा है, ठीक है। और अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है और फिर 4 आ रहा है, यानी कि अगली टर्म क्या होगी, कॉमा इधर लगाओ, अगली टर्म क्या होगी, इधर आएगा 5 और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 4। तो आप अगर नोट करो तो नीचे तो सीधा सीधा n की वैल्यूज चल रही हैं और ऊपर n में एक ज़्यादा चल रहा है, यानी कि ऊपर 1 से नहीं स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ है। तो जनरल टर्म इसके अंदर बन सकती है a वाली। इसके अंदर आप 1 पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल ये ऊपर वाला आंसर आ जाएगा 2/1। 2 पुट करके देखो ये आंसर आ जाएगा, 3 पुट करके देखो ये आंसर आ जाएगा। सो इट इज़ द जनरल टर्म, जो कि सीधा सीधा हमने आइडिया लगा लिया
उस सीक्वेंस को देख के। 24 इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज लेस देन 1, तो क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो लेस देन 1 गिवन है, इसका मतलब ये है कि 1 में से ये माइनस हो रहा होगा फॉर्मूले के अंदर ना, क्योंकि आर -1। वैसे तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला गिवन ही नहीं है, डायरेक्ट जो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है वो यही है, ए 1 माइनस आर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर, और ये तब अप्लाई होता है जब आर इज लेस देन 1, क्योंकि 1 में से फिर इसने माइनस होना होता है। 25 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर n किसके बराबर होगा, यहाँ पे सीधी सीधी बात क्या है, ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइड बाय ए एन प्लस बी एन, ये बराबर आना चाहिए किसके, ये बराबर आना चाहिए ए प्लस बी अपॉन 2 के, जो कि फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का। और वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम n की जगह पे 0 पुट कर दें। अगर n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, a की पावर 1 b की पावर 1, और नीचे क्या आ जाएगा, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। तो ऊपर तो सीधा सीधा a प्लस बी आ जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाती है, 1 प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 के। तो इसका मतलब क्या पुट करना पड़ेगा, n की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये अर्थमेटिक मीन के बराबर आ जाएगा। 26 इफ a और g और h जो है वो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, दो नंबरों के दरमियान में, तो इधर सीधा सीधा सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है कि सबसे बड़ी जो वैल्यू आती है वो आती है अर्थमेटिक मीन की, उसके बाद होता है ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद होता है हार्मोनिक मीन, मीन्स के सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 द हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11 इज, हार्मोनिक मीन अगर मालूम किया जाए 9 और 11 के दरमियान में, तो हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी। तो 2 9 11 डिवाइड बाय 9 प्लस 11, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 99 मल्टीप्लाई बाय 2, 198 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11 कितना होता है, 9 प्लस 11 बराबर होता है 20 के। तो 198 डिवाइड बाय 20 ये आ जाएगा 9.9 के, ठीक है। और अगर आप इसको 9.9 को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप लिख सकते हो 99 डिवाइड बाय 10 विच इज डी ऑप्शन। 28 द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अभी भी मैंने अप्लाई करके बताया, हार्मोनिक मीन बराबर होता है 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी, ठीक है। और अगर ज्योमेट्रिक मीन होता तो प्लस माइनस अंडर रूट a इंटू बी होता। तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो और 2-3 की तैयारी करो, जहन में बिठाओ कि किस तरीके से आ सकते हैं। 29 द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली एट अ रेट ऑफ 4% पर ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना, इसको a से जाहिर करते हैं, और ये आ गया हमारे पास r, नहीं सॉरी, ये आ गया हमारे पास r, और ये आ गया नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि n। तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होता है, a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर n, ये होता है ना। तो a कितना है, a है 10,000 नो इंटू 1 प्लस r कितना था, r था 4 डिवाइड बाय 100, और पावर कितनी चली जाएगी, पावर चली जाएगी 4। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला बना, सीधा सीधा ये वाला 1 प्लस 0.04, 4 डिवाइड बाय दिस, ये आ जाएगा 0.04, बी इज द राइट आंसर। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, इसमें से कौन सी जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज की खास बात यह है कि उसका जो कॉमन रेशियो होता है वो एक जैसा रहता है, तो फिर जो है वो आप उसको कह सकते हो कि ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर मैं मालूम करूं कॉमन रेशियो तो क्या आ जाएगा, 7 डिवाइड बाय 5, 7 डिवाइड बाय 5 किया और 9 डिवाइड बाय 7 किया, क्या इक्वल आएगा, नो ये बराबर नहीं आएगा। इसको करके देखो, 5/3 और 7/5, ये भी बराबर नहीं आएगा। इधर करके देखो, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 डिवाइड बाय 1, और दूसरी क्या वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 1/3, ये भी बराबर नहीं आ रहा। आखिरी बचा है, यही बराबर आएगा, और हम क्या करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 9 क्या बराबर आएगा 1/3 के, जी हाँ 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ये बराबर आएगा। दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। 31 द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की जनरल टर्म बतानी है। जनरल टर्म क्या होगी, तो ये टर्म कैसी आ रही है, 3 3 3 ऐड हो रहे हैं सीधा सीधा, ए एन बराबर आता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, जनरल टर्म बतानी है हमने। 3 है यहाँ पर, प्लस है n माइनस वन है, और d कितना आ रहा है, d 6 माइनस 3, ये हो गया 3 के बराबर। ये हो जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3, ये दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3n। जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 3n। क्वेश्चन नंबर 32, इफ 2b माइनस 1, 4b प्लस 1, 15b माइनस 3 एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीकेकार हैं, एक आसान वाला, एक मुश्किल वाला। MCQs में आसान वाले को ही करना है क्योंकि उसमें आंसर मैटर करता है। सबसे पहले b की जगह पे 4 पुट करके देखो, 4 पुट करके देखोगे तो क्या बनेगा, जल्दी जल्दी, 4 2 8, 8 माइनस 1 7, कॉमा, और फिर इधर आ जाएगा 4 पुट कर रहे हैं, 4 4 16 प्लस 1 17, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो गया कितना 60, 60 माइनस 3, ये हो जाएगा 57, एक ये बन गई। 3 पुट करके देख लो, 6 माइनस 1, ये हो गया 5, और 3 4 12 प्लस 13, और 15 इंटू 3, ये हो गया 45 माइनस 3, ये हो जाएगा 42। 2 2 4 माइनस 1, ये आ गया 3, और 8 प्लस 1 यानी कि 9, और 15 2 30 माइनस 3, ये हो गया 27। और अगर 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 12। केस को हमने बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि आप देख लो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ये इस तरीके से चला आ रहा है। तो इसका मतलब जब मैंने 3 पुट किया था, सॉरी 2 पुट किया था, तो आंसर से ये आ रहा था दिस वन। वरना दो तरीके कार और हैं, 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो मैंने भी बता दिया शॉर्टकट, दूसरे जो 2 तरीके कार है ना, उसमें एक हार्मोनिक मीन से भी सॉल्व कर सकते हो या कॉमन रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये ईजियर है। 33, इफ ए जी एच आर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो इनके दरमियान का रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन वैसे तो आपने याद रखना है, लेकिन फॉर एग्जांपल याद ना हो तो हम बताते हैं तरीकेकार क्या रहेगा। जी के स्क्वायर का मतलब ए इंटू बी बनता है, अगर इसको वेरीफाई करें, इज इक्वल टू ए क्या होता है, ए होता है ए प्लस बी अपॉन 2। एच क्या होता है, एच होता है 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये पूरी प्रॉपर्टी इसको याद रखना है कि जी स्क्वायर हमेशा बराबर होता है ए एच के। 34, इफ एन पी टू इज इक्वल टू 20, तो एन कितना होगा। तो एन पी आर का फॉर्मूला हमें पता है, एन पी आर का फॉर्मूला बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आर कितना है, आर यहाँ पे गिवन है 2 के बराबर, तो 20, और ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है अभी चलो अगले स्टेप में करते हैं। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले n इंटू एन माइनस 1 एक माइनस करते हैं, फिर अगला एक माइनस करते हैं, और फैक्टोरियल आता है डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 के फैक्टोरियल से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, 20 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1, तो 20 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। और अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करो, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लो, 20 आ रहा है तो 5 4 आर 20, एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का 5n प्लस का 4n और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आया तो n माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन आया तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब या तो n प्लस 4 0 के बराबर आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, या n माइनस 5 0 के बराबर आएगा। अच्छा, इससे क्या वैल्यू निकलेगी, इससे वैल्यू निकलेगी n इज इक्वल टू माइनस 4, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में तो होते नहीं है, रिजेक्टेड। इससे जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, n इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब अगर n 5 के बराबर होगा तभी पॉसिबल है। 35, एन सी आर इज इक्वल टू, तो एन सी आर का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। 36, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी अरेंज्ड इन अ रॉ। एक रॉ के अंदर 8 स्टूडेंट किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 8 फैक्टोरियल ही अरेंज हो सकते हैं। कितने हो सके, चलो इधर फाइंड तो करना नहीं है, सीधा सीधा ना 8 फैक्टोरियल आप मालूम कर सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 37, हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन अ सर्किल। एक सर्किल के अंदर अगर प्लांट करना है तो वैल्यू याद रखिए हमेशा,
जितने भी नंबर ऑफ वैल्यू गिवन हो उसमें से -1 फैक्टोरियल के बराबर आती है, यानी कि 6 - 1 फैक्टोरियल के बराबर आएगी, यानी कि 5 फैक्टोरियल के बराबर आएगी। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2, 5 4 आर 20, 20 60 120। 120 तरीक़ों से हम जो है वो डिफरेंट ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं एक सर्किल में। 38. Everybody in a room shakes hand with everybody else. The total number of handshakes is 66. Then the total number of person in the room is. तो कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि क्या होता है, NCR के ज़रिए इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व होंगे ना, हैंडशेक के अंदर 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो N हमें टोटल मालूम करना है और 2 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो 66 जो है वो वेज बन रही हैं। तो NCR से ही सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और डिवाइड बाय आर का मल्टीप्लाई बाय आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली हम लोगों ने। अच्छा, तो पर n जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 ही आएगा ये, तो इज इक्वल टू 66। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 66 इंटू 2 कर लो, ये आ जाएगा 132 n स्क्वायर और माइनस का n इज इक्वल टू 132, जो कि अगर वो बनाए n स्क्वायर माइनस n माइनस का 132 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब 132 के फैक्टर्स बनाने या क्वाड्रेटिक से कर लो। 132 के कॉमन फैक्टर्स जो है वो 11 और 12 हो सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस का 12n और ये आ जाएगा कितना, प्लस का n कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस का 132, 12 इंटू 11 ये आ जाएगा 32। ठीक है, 12 इंटू 11 ये आ जाएगा 32। तो कितना हो गया, कॉमन लेने के बाद या डायरेक्ट कर लो, देखो कॉमन लो फिर वही जिस तरीके से अभी इससे पहले भी करा था, वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक आ जाएगा n माइनस 12 और एक आ जाएगा n प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू n माइनस 11 आएगी, माइनस लोग तो पॉसिबल ही नहीं है, तो n इज इक्वल टू 12 आएगा। 12 लोग पॉसिबल हैं, 12 लोग होंगे अगर एक कमरे के अंदर, तो टोटल 66 हैंडशेक्स होंगे। 39. अ डाई इज रोल्ड वंस, एक डाइस था हमारे पास, उसको हमने जो है वो रोल किया, तो प्रोबेबिलिटी हमें जो है वो चाहिए उस नंबर की जो कि 6 से बड़ा कोई नंबर आ जाए। तो हमें पता है एक डाई के ऊपर 6 ही होते हैं, सबसे बड़ा छक्का ही होता है और तो कुछ होता नहीं है, तो 6 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इसकी। 40. इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो वो तो हमें पता है, तो पहले n-1 करते हैं, फिर n-2 करते हैं और फिर इसी तरीके चलता रहता है, आखिर में 1 आएगा, दिस वन। 41. 10p2, तो फार्मूला अभी डिस्कस तो कर ही चुके हैं, npr बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर यानी कि 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। 10 बनता है तो क्या बनता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल, तो 9 10s आर 90। 42. इफ nc6 इज इक्वल टू nc10 देन n इज इक्वल टू, अब देखो दो ही कंडीशन हो सकती हैं इनके बराबर होने की, या तो r जो है फॉर एग्जांपल इस तरह से लिख देता हूँ, ncr इज इक्वल टू ncp। अगर वाकई ऐसे दो बराबर आ रही हैं चीज़ें तो इसका मतलब या तो r जो है वो p के बराबर है, पहली कंडीशन तो ये होती है कि r और p बराबर है, तो वो तो नहीं है। दूसरी एक ही कंडीशन निकलती है कि r बराबर होगा n माइनस पी के। अगर r बराबर होगा n माइनस पी के तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दो कंडीशन होती हैं, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, यही फुलफिल हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने किसको कहा, n माइनस पी r, तो हो गया 10 इज इक्वल टू n माइनस 6, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। तो ये कंडीशन है भाई, इन्हीं को याद रखना है आपने। 43. दो कॉइन्स हैं, उनको टॉस किया गया एक ही मरतबा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, कि 2 हेड्स आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो दो कॉइन्स को क्योंकि हमने टॉस करा तो ये हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ठीक है, या फिर अगली क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक में हेड आए एक में टेल आए। अगले में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इसमें टेल आ रहा है, इसमें हेड्स आ रहे हैं, और आखिर में हो सकता है कि दोनों के दोनों टेल्स आ जाएं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि 2 हेड्स आ जाएं, तो 2 हेड्स की कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, एक आ रहा है
और 4 इवेंट्स के अंदर, तो ये 1/4 होगा। तो 1/4 जो है वो राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लो, अगर वो बोलें गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, अगर सिर्फ एक हेड होता, एक हेड इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो वो हो जाता 3/4। और अगर वो कहते हैं नो हेड, तो वो कितना होता, वो एक में होता, एक फेवरेबल कंडीशन होती, तो वो भी 1/4 के बराबर आता। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो और उस जैसे समझ जाओ बस आप लोग। द इवेंट्स ए बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट तब कहलाते हैं जब उनके दरमियान में कोई भी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है नल सेट के, उनके दरमियान में कोई भी डिसजॉइंट है, तो उनके दरमियान में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। 45 द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस वाई पावर 6। तो सीधी सी बात है, अगर n बराबर है, ये n कहलाता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसका फॉर्मूला होता है n+1। तो अगर ये 6 है तो 6+1 ये बराबर हो जाएगा 7 के, इसमें 7 टर्म्स आएंगी। 46 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये जा रहा है 15 के स्क्वायर तक। तो इसका टोटल क्या सम आएगा, तो सम ऑफ n स्क्वायर्स n टर्म्स हैं और उनके स्क्वायर करते चले आ रहे हैं लगातार, तो उसके लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, जो उनका सम है वो बराबर आता है n इंटू n+1 और 2n+1 और डिवाइड बाय 6 आता है। ठीक है ना, ये स्क्वायर का है, क्यूब्स में डिवाइड में 4 आता है, वो अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो देख लेते हैं कितना बन रहा है इसका टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा 15 और इंटू 15+1 यानी कि 16, और फिर आ जाएगा 2 इंटू 15 यानी कि 30 + 1, और फिर डिवाइड करा देंगे 6 से। फिफ्टीन इंटू 16 इंटू 31, ये आ गया हमारे पास 7936, और डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा, ये आएगा 1240। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर लो, 1240 आएगा। 47 ये आ गया क्यूब। देखा मैं कह रहा था क्यूब वाला एक फॉर्मूला आएगा, क्यूब वाला फॉर्मूले में अपॉन में जो है वो 4 आता है, ये वाला आंसर है। n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये होता है फॉर्मूला फॉर क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। इन अ सक्सेसिव टर्म्स इंडेक्स ऑफ a डिक्रीजेस बाय 1 एंड इंडेक्स ऑफ b इंक्रीजेस बाय 1। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है जो हमें पता है, हम इस्तेमाल करते हैं ना, NR वाला फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक उसके अंदर अगर सक्सेसिव टर्म्स है तो R1 के बराबर होगा, तो इसमें क्या होता रहता है, इसके अंदर जो है वो इजाफा होता रहता है, सॉरी इसमें कमी आती रहती है R वाइज, और यहाँ पे इजाफा होता रहता है। सक्सेसिव है तो 1 1 आता रहेगा, इधर 1 का डिफरेंस आएगा, इधर 1 का इजाफा होता चला जाएगा। क्वेश्चन ऑफ 49 द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 3y पावर 7 इज। लास्ट टर्म फाइंड करना आसान है, वैसे जनरल फार्मूले जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे n-r आता है और b की पावर r आती है। तो लास्ट टर्म की बात ये है कि तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बात 1 आ गई, ये भी कैंसिल हो जाता है, सिर्फ b की पावर r होगी। b यहाँ पे 3y है, तो 3y की पावर 7, y की पावर 7 हो जाएगी, और 3 की पावर 7 निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2187 के। तो 2187y टू द पावर 7 इज द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। 50 इन द एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर n, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि जो जनरल टर्म है वो बराबर होती है tr+1 nr, और साथ में आता है a टू द पावर n-r और b की पावर r होती है। 51 फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 1 - x टू द पावर -2r। फर्स्ट 4 टर्म्स हमें मालूम करनी है कि कौन सी आएंगी इनमें से। वैसे तो मैं आपको एक तरीकेकार बताऊं, ये ऑलरेडी गलत हो गया क्योंकि 1 से तो स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, अब अगले वालों को देखना पड़ेगा कि 2x आएगा कि अगली टर्म 3x आएगी, यानी सेकंड टर्म अगर आप निकालो ना तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो सेकंड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन सिर्फ ये तरह के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस पहले से लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x, तो 1 + 2x टर्म बनेगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर ए ही आएगा, जिसको आप फर्दर वैल्यूज रख के, हाँ अगर 2 वैल्यूज आ रही होती हैं ऐसी तो फिर मैं अगले वाले को चेक करता, लेकिन बराबर ही है तो ऐसे ही चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 द टर्म इन्वॉल्विंग x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक्सपेंशन है और जिसमें पावर 4 आ रही होगी। पावर 4 का मतलब x की पावर 4, यानी कि जो b है ना इसकी पावर 4 आनी चाहिए, और जो इसकी पावर है वो बेसिकली r को जाहिर करती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूं
जो कि होता है एन आर, और यहाँ पर आ जाता है ए एन माइनस आर और बी की पावर आर। तो इसको यूज़ कर लेते हैं। 4 चाहिए मुझे बी के ऊपर, बी का मतलब 2x के ऊपर मुझे 4 चाहिए, तो इधर 4 आ जाएगा। तो ए जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है 3 लिखा हुआ है, तो इसके साथ n माइनस आर आ जाएगा। n कितना है 7, 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3। और इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 7 और 4 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R4 आ रहा है, n जो है वो 7 है। तो इधर अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 और इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, नीचे आ जाएगा सबसे पहले n माइनस आर 3 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इंटू ये हो जाएगा माइनस का कितना 2 की पावर 16 और पावर हो गई 4, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये 3 2 ज़ार 6 है और ये कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास क्या क्या बचा, 7 इंटू 5 इंटू 27 इंटू 16, देखो कितना आया, सिर्फ कोफिशिएंट बताना है तो वो 15120 के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अ पावरफुल मेथड ऑफ प्रूफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मैथमेटिक्स इज मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके ज़रिए हम काफ़ी सारे प्रूफ्स कर सकते हैं। 54 1 + 2 + 3 और टू दी पावर n, सीधा सीधा हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इन नेचुरल नंबर्स का सम किसके बराबर होता है, दैट इज़ n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। कभी भी नेचुरल नंबर्स के सम मालूम करना है तो इस फार्मूले के ज़रिए जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर नहीं याद हो, फार्मूला भूल जाओ, तो आप कोई से भी 3 नंबर्स को इन सब तमाम फार्मूलों के अंदर रख के चेक करोगे, अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा फार्मूला सही है कौन सा गलत। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इन 3 का सम मालूम करना है तो n की जगह पर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 3 ज़ार 6। और वाकई जब इन 3 टर्म्स का सम करते हैं तो बराबर आता है 6 के, मतलब ये फार्मूला करेक्ट है। 55 इज x इज स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स विल बी निगलेक्टेड देन 1 + 3x और टू दी पावर -2 बराबर होगा। अगर तो याद रखो, ये मैं कंडीशन तब बता रहा हूँ जब हायर पावर्स नेग्लिजिबल हैं, तो ऐसी सूरत में पता है क्या करना होता है, ये जो लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये जो टर्म लिखी हुई है इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हो जाएगा 1 - 2 3 ज़ार 6x, सीधा सीधा आंसर ये आएगा। अगर हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर सकते हैं तभी ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। 56, द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड। 1 डिग्री को अगर डिवाइड बाय 60 कर दें, 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1 मिनट, वो 1 मिनट कहलाता है, दिस वन। 57, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। एस बराबर होता है आर थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एंगल है वो किसके बराबर है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल जिसकी लेंथ जो है, आर्क लेंथ बराबर है रेडियस के, आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, तो आर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, थीटा से थीटा आर से आर कैंसिल, थीटा बराबर आएगा 1 और ऐसा यूनिट होता है रेडियन, 1 रेडियन के बराबर। एक्चुअली ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है। 58, 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज के। अब 180 डिवाइडेड बाय आप करें 3.14, तो ये आंसर आ जाएगा 57.3। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही आंसर है जो काफ़ी करीब तरीन आ रहा है, वो है 57 डिग्रीज 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। 1 + cot स्क्वायर 2 थीटा, 1 + cot स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू, तो प्रॉपर्टी हमें पता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्योंकि थीटा जो है वो 2 थीटा के बराबर हो गया, तो 2 थीटा इधर भी 2 थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा बराबर होता है 1/, किसके, ये बराबर होता है 1/, सेक थीटा के। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा। 61, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट सेक थीटा किसके बराबर होगा, याद रखो सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स। तो क्वाड्रेंट में बताता हूँ ना, एक्स एक्सिस वगैरह के लिहाज से आप याद रखा करें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है।
तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। सवाल जैसा भी दें आप बाकायदा इसको ड्रॉ करके देख लें। इस क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x जो है वो नेगेटिव होता है और y भी जो है वो नेगेटिव होता है। x यानी कि cos, और cos का इन्वर्स क्या होता है? cos का इन्वर्स होता है sec। तो इट मीन्स आंसर आना चाहिए नेगेटिव। और इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेंट के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हो। 62 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर इन्होंने tan को इस तरफ माइनस से भेज दिया है, जब माइनस से भेज दिया तो ये बराबर आएगा 1 के, d1। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, दो नॉन कोलिनियर रेज हों और वो आके कंबाइन हो किसी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? जैसे कि एक ये रे आ गई और एक ये रे आ गई, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो बनता है ये क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज एंगल। ये उनकी यूनियन होती है। 64 द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर होता है सीधा सीधा। इससे आसान क्या मिलेगा? 65 अगर थीटा बराबर है पाई बाय 6 के, तो कॉस थीटा कितना होगा? यानी कॉस पाई बाय 6। कॉस पाई बाय 6 का मतलब हो गया कॉस 30 कितना होगा? कॉस 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। कॉस की बात हो रही है तो बराबर होता है किसके? अंडर रूट 3/2 के। 180 डिग्रीज इज इक्वल टू, अब डिग्री से रेडियन में जाना है। मैंने आपको बताया एक रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज के। तो एक डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 के। तो पाई बाय 180 का मतलब क्या हो गया? अच्छा, ये तो सीधा सीधा 180 दिया हुआ है। 180 इज इक्वल टू एंगल 180 गिवन है ना डिग्रीज के बराबर, ये बराबर होता है पाई रेडियंस के। 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। सीधा सीधा अगर आप कन्वर्ट करोगे ना, देख लो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डिग्री किसके बराबर होता है? एक डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के। ठीक है, पाई बाय 180 रेडियंस के। तो अब सीधा सीधा हमें क्या करना है? डिग्रीज की जगह पे हम पुट करेंगे 180, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई। 67 डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय द रिलेशन। अच्छा जी, डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से ना। ये आ गया ओरिजिन और ये कोई भी पॉइंट है, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और ये हमें जो है ना वो डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसको उन्होंने r से शो करा है। तो डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 होते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक y2 माइनस y1, y1 ये आ गया 0, और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये x1 और x2 दोनों 0 0 है। ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, दिस वन। 68 cos अल्फा प्लस बीटा। cos c फॉर कॉमन, यानी कि एक जैसे एक साथ आते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो कॉमन, और कॉमन का मतलब 2 cos आएंगे और 2 sin आएंगे, और जब भी प्लस होता है तो इसका अपोजिट माइनस आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 69 डिस्टेंस आर ऑफ अ पॉइंट 1,2 फ्रॉम द ओरिजिन। अगेन फॉर्मूला मैंने आपको ही बताया, फॉर्मूला क्या बन रहा है? अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो अब क्या करना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 5, दिस वन। 70 cos माइनस अल्फा। अब याद रखिए माइनस साइन जब भी cos के साथ आता है ना, जब भी cos के साथ माइनस का साइन आता है तो वो साइन खत्म हो जाता है और सीधा सीधा बराबर आता है cos अल्फा के। यानी कि जो भी cos की वैल्यूज़ नेगेटिव आती हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आंसर पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। 71 साइन पाई माइनस अल्फा। तो फॉर्मूला के मुताबिक साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया बीटा, आगे पीछे करके। तो साइन सबसे पहले आएगा पाई, फिर आएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस आएगा पाई, और फिर आएगा साइन अल्फा। साइन 180 बराबर होता है 0 के, सीधा सीधा आ जाएगा कॉस अल्फा। कॉस 180 मालूम करते हैं तो कॉस 180 बराबर होता है माइनस के 1 के, और ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस, सीधा सीधा बराबर आ जाएगा साइन अल्फा के, यानी कि डी वाला आंसर।
72 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस का साइन आता है, सिर्फ कॉस की वैल्यू होती है लेकिन माइनस में आती है, यानी कि 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। कॉस होता तो प्लस होता। 10 अल्फा माइनस बीटा, ऊपर माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस का साइन ही आएगा फॉर्मूले के अंदर, और 10 ही होता है दिस वन। सीधी सीधी टेक्निक से जिनको आपने याद रखना है। 74 साइन 3 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अच्छा, ऊपर क्या फॉर्मूला, ऊपर फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, कॉस एक साथ साइन एक साथ, तो इसका मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनेगा, यानी 3 थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, डिवाइडेड बाय, इधर देखो तो एक और फॉर्मूला बनेगा, हमें पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के, और अगर यहाँ से 2 को इधर भेज दें डिवाइड में 2 चला जाएगा, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा ओवर 2, ओवर का 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा, 2 थीटा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो 2 कॉट 2 थीटा आएगा, 2 कॉट 2 थीटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है, तो ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे, फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इनटू आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में कॉस अल्फा कॉस बीटा, बीच में प्लस आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा, ऐसे, ठीक है। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और इनटू क्या आ जाएगा हमारे, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब पता क्या करना है, हमें आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इधर कॉस स्क्वायर अल्फा रहने देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, इधर इसको इस्तेमाल कर लिया और माइनस, ठीक है, अभी यहाँ पे ये आ गया, और इसके अलावा यहाँ पे इधर साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज़ कर लेते हैं और वैल्यू अल्फा वाले में रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा। ये टर्म प्लस की माइनस की कैंसिल हो जाएगी, आंसर आता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, दिस वन। तो ये गलत प्रिंट हो गया इधर, ये साइन स्क्वायर बीटा आएगा, ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 2 कॉस अल्फा साइन बीटा डायरेक्ट फार्मूला है लेकिन हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये डी वाला करेक्ट है, इसी को ही यूज़ करते हैं। फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा और साथ में आता है कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस का आ गया, माइनस माइनस के फार्मूले में क्या फ़र्क आता है, ये आता है साइन अल्फा कॉस बीटा और फिर माइनस का साइन आता है, ये हो जाता है साइन बीटा और कॉस अल्फा, ठीक है, साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, और ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, ये दोनों आ गए साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 2 साइन बीटा और कॉस अल्फा, ठीक है, तो ये जो माइनस वाला है ये करेक्ट आंसर है। 77 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगेन वही बात आ गई, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गया, सेकेंड वाली टर्म कैंसिल हो रही है तो इसका मतलब ये प्लस वाले में आएगा, दिस वन। कैसे, पहले अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा इस्तेमाल करें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा
और प्लस वाली की जगह पर माइनस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस, क्या वैल्यू आएगी, प्लस आएगा हमारे पास, अब माइनस वाली वैल्यू है तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, अब माइनस था फॉर्मूला था, इधर प्लस आएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये दोनों कैंसिल, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और दोनों ऐड होके 2 आ जाएगा, इस वजह से कह रहा था फर्स्ट आंसर है। 78 द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 एंगल बिलो द आई लेवल से बिलो जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, अगर ऊपर बन रहा होता है तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता। द वैल्यू ऑफ सी इन द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, सीधा सीधा यहाँ पे एंगल 90, ये बन रहा है कितना 90 डिग्रीज बन रहा है, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी 90 डिग्री के सामने यानी कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64। ठीक है, और क्योंकि h की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 64 ये हो गया 128 स्क्वायर रूट, और 128 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 8√2 के, दिस वन। 81 द लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जैसे कि a लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए और माइनस का साइन होना चाहिए, इधर एंगल बनना चाहिए, फर्स्ट वाला ही है लॉ ऑफ कोसाइन। यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पे इधर बीच में माइनस आ गया, सब गलत है। 82 इफ डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें से किससे जाहिर कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो देखिए यहाँ पे जो दोनों टर्म लिखी होती हैं इधर वो एंगल नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे जो दोनों टर्म लिखी होती हैं कोई एंगल नहीं लिखा होता, दोनों टर्म लिखी हुई है एंगल, यही वाला हाफ बी सी साइन अल्फा। 83 इफ डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सीधा फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। R3 अगर R1 होता है तो S माइनस ए आता है अपॉन में, R2 होता है तो S माइनस बी आता है, R3 होता है तो S माइनस सी आता है अपॉन में। 85 द सर्किल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक सर्किल जो तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा होता है उसे कहते हैं सर्किल। और अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा होता कि वो सर्किल जो कि तीनों साइड्स को टच कर रहा होता है तो उसे इन सर्किल कहा जाता। 86 इफ a, b, c आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो a b c के अंदर जो s होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये है हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 87 r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r इज इक्वल टू, तो वैसे तो प्रॉपर्टी है 4r के बराबर होता है, लेकिन चलो इसको प्रूव भी कर लेते हैं। सबसे पहले r1 हो जाएगा डेल्टा डिवाइड बाई s माइनस ए प्लस डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस बी प्लस डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस सी, और माइनस का आ जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, डेल्टा को कॉमन ले लेंगे, डेल्टा कॉमन आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए और प्लस 1 ओवर एस माइनस बी और प्लस 1 ओवर एस माइनस सी, और इधर आ जाएगा माइनस का 1 ओवर एस। ठीक है जी, एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो 2 का करके एलसीएम ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा s माइनस ए और साथ में आ जाएगा s माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा वही s माइनस ए और प्लस का s माइनस का b। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी, और ये हो जाएगा s माइनस सी। ठीक है जी, इधर कितने हो जाएंगे, 2s हो जाएंगे और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये a प्लस बी बचेगा डिवाइड बाय s माइनस ए, और इधर आएगा s माइनस का b। अच्छा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा s माइनस एस माइनस माइनस प्लस का c डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस सी। अच्छा भाई, जगह कम पड़ने वाली है, वो प्रॉपर्टी आपको याद है ना, ये जो s होता है बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 के, तो 2s माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा, 2s माइनस सी बराबर, पहले इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सी उधर हो गया, a प्लस बी की जगह पे 2s माइनस सी आएगा, तो हो जाएगा डेल्टा s और सॉरी डेल्टा है सिर्फ, और इधर क्या हो जाएगा 2s एज इट इज़ माइनस a प्लस बी की जगह पे 2s माइनस का c आएगा, डिवाइड में लिखा हुआ पहले से s माइनस ए s माइनस बी, और इधर s से s कैंसिल, c डिवाइड बाय s माइनस सी हो जाएगा,
ठीक है जी। इधर ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर कर लेते हैं, डेल्टा आ गया, इधर माइनस का 2s प्लस का 2s कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस का c आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी c बचा हुआ है, यहाँ पे आ गया s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और इसके नीचे लिखा हुआ था s इंटू एस माइनस सी, अगेन c कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा c बाहर आ गया, 1 ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और प्लस का 1 ओवर s इंटू एस माइनस सी। अच्छा भाई, जगह कम पड़ गई है, क्या करें क्या करें, एलसीएम लेना पड़ेगा अब। ठीक है, अगले पेज पे कर लेता हूँ एलसीएम, अगले पेज पर एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इधर तो डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल होगा 88 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वैल्यू थी, ये है डेल्टा सी लिखा हुआ है, 1 ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी लिखा हुआ है, और लिखा हुआ था एस माइनस सी प्लस का s इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब अगेन इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो इधर s इंटू एस माइनस सी आ जाएगा, और इधर प्लस का s माइनस ए, ठीक है, और s माइनस बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और s माइनस सी, और बाहर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा सी लिखा हुआ था, तो इधर हो जाएगा डेल्टा सी, और इधर जो है ना ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले एस स्क्वायर आएगा माइनस का एस सी आएगा, और यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एस से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले एस स्क्वायर आ जाएगा, एस मल्टीप्लाई होगा बी से, माइनस का एस बी आ जाएगा, माइनस का ए एस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का एस ए आ जाएगा, और प्लस का ए बी आ जाएगा। ऊपर ब्रैकेट सॉल्व किया, और नीचे पूरी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के बराबर होती है, एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या क्या कौन सी टर्म है जो कैंसिल हो गई है, कोई टर्म कैंसिल तो नहीं हो रही है यहाँ पर, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 2s का स्क्वायर। अच्छा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस कॉमन ले लो और s कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, और बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, प्लस का ए बी। अपॉन के अंदर क्या लिखा हुआ, अपॉन में लिखा हुआ है एक डेल्टा, और यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है c। ठीक है, ये चला आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू एस, क्या था, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू बराबर आएगी 2s के, तो ये हो जाएगा c ओवर डेल्टा 2s का स्क्वायर माइनस 2s का स्क्वायर आएगा, इधर सॉल्व करने पर प्लस का ए बी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया ए बी सी, आंसर में ऊपर क्या आ गया, इधर बताता हूँ, ऊपर आ गया ए बी सी, और नीचे आ गया सिर्फ और सिर्फ डेल्टा। ठीक है, और ये जो पूरी वैल्यू नज़र आ रही है ये बराबर होता है 4r के, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सही आंसर था वही था, तो लंबा हो गया। 88 cos गैमा अपॉन 2 गैमा है, तो गैमा सी को जाहिर कर रहा है, बाकी दोनों टर्म नीचे आती हैं, ए आएगा सीधा सीधा। 89 द इनवर्स साइन फंक्शन इज डिफाइंड एस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इस तरीके से होता है, नहीं तो क्या होता, लिखा होता साइन y इज इक्वल टू x, तो इन्वर्स हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के बराबर। 90 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b, माइनस आ रहा है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस का साइन आएगा, ये वाला फार्मूला है। इसी तरीके से यहाँ पर बाकायदा वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 10 आएगा इनवर्स 10 इनवर्स और a माइनस बी 1 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 13। ठीक है जी, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है फार्मूले में, 1 प्लस ए बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए बी क्या है हमारे पास 1 ओवर 7 और इंटू 1 ओवर 13। ठीक है, तो ये जैसे ये माइनस का फार्मूला ना, ऐसे ही प्लस का फार्मूला भी है, तो वो आप अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 ओवर 91, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोबारा से 91 प्लस ये कितना हो गया 1 ओवर कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 7, ये हो गया हमारे पास 6, और ये हो गया 92। 2 3s are 6 और 2 4s are 8 और 2 6 are 12, यानी कि ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3 अपॉन 46, 10 इनवर्स 3 अपॉन 46 दिस वन।
92 10 इनवर्स 1/7 10, अब उसी का प्लस वाला हो जाएगा, तो फॉर्मूला वही है 10 इनवर्स, और अब जो है ऊपर प्लस आ जाएगा 1/7 प्लस 1/13 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/7 इंटू 1/13। उसी तरीके से सॉल्व करो 10 इनवर्स, एलसीएम 17 इंटू 13, ये हो गया था 91, और ये हो जाएगा 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 91 प्लस 1 ओवर 91। 91 से 91 अच्छा माइनस का साइन दे दीजिए, माइनस का साइन नहीं लगाया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10 इनवर्स और कितना 20 डिवाइडेड बाय 90। 20 डिवाइड बाय 90 2/9 आ जाएगा, तो 10 इनवर्स 2/9। 93 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा बराबर होता है π/2 के, दोनों जो भी हैं प्रॉपर्टी के मुताबिक ये π/2 के बराबर होते हैं। 94 साइन इनवर्स -1/2, -1/2 का साइन इनवर्स मालूम करेंगे, तो हमने स्टडी किया था ऑलरेडी कि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो इस माइनस को बाहर लिख के हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो बिल्कुल उसी तरीके से अब आप माइनस की वैल्यू याद रखिएगा, तो बराबर आ जाएगा π/6 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बराबर -π/6 के। 93 इज़ रैशनल, क्या इसको रेशो में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इट्स इर्रेशनल नंबर। 96 द सोल्यूशन सेट ऑफ, यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करें नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, तो x बराबर आना चाहिए किसके? -8/5 के, लेकिन -8/5 नेचुरल नंबर तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि x तो नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है और ये पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्मोनिक सीक्वेंस, इसमें से कौन सा हार्मोनिक सीक्वेंस है? ए देखने पे सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसी तरीके से ये 3 3 3 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नज़र आ रहा है, ये दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नज़र आ रहे हैं, और इसमें से दोनों को आप ट्राई कर सकते हो, हार्मोनिक मीन के ज़रिए कर लो या फिर जो है वो उसके ज़रिए कर लो फाइंड करके। तो मैं क्या करता हूँ, हार्मोनिक मीन से कर लेता हूँ, और मुझे सी पे शक हो रहा है देखने पर, तो सी से पता कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो 2 1/2 और ये हो जाएगा कितना 1/4 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/4, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1/4, और इसका एलसीएम लिया तो कितना बन जाएगा ये 2 + 1 और अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है, 4 से 4 हो गया कैंसिल, 1/3 आ रहा है, 1/3 हार्मोनिक मीन है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। 98 अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़, याद रखो सीक्वेंस जो है वो उस फंक्शन को कहते हैं जिसका डोमेन नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वही बनाते हैं एक सीक्वेंस जो कि फंक्शन बनेगा। 99 if 2 + 1 + 1/2 इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो इसका सम कितना होगा? a डिवाइड बाय 1 - r, ये फाइंड करना है, तो a है 2 और 1 - r, r कितना होता है? r 1/2 आ रहा है, r ना 1/2, तो हो जाएगा 1/2, इसी तरीके से 2 डिवाइड बाय 1 - हाफ कितना होता है? 1 - हाफ होता है, मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 4, तो टोटल जो सम आएगा इसका वो 4 के बराबर आएगा। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 100, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, ये 3 साइड्स हैं, तो x फाइंड करना है, तो प्रॉपर्टी सीधी सी है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर आएगा, किसी भी एक को परपेंडिकुलर कर लो और किसी भी एक को बेस कर लो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x + 1, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, इधर भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 4x स्क्वायर से एक 4x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना प्लस का 1 हो गया कैंसिल, और फिर सारी वैल्यूज एक तरफ ले जाएं, क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x, और ये वाला जो 4x है वो भी इधर आके माइनस का 4x हो गया, इज़ इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस का 8x इज़ इक्वल टू 0 कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 4x इज़ इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4x, और फाइनली जो वैल्यू हमें मिलेगी x की वो आ जाएगी बराबर 2 के। तो अगर वाकई x की जगह पे हम 2 पुट करते हैं
तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसको आप जो है वो चेक भी कर सकते हो कि ये जो टर्म्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की बनेंगी या नहीं। ओके, नाउ 101। ये लिखा हुआ एक मैट्रिक्स आपके सामने है और ये बताना है कि कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, सिंगुलर है, यूनिट है, डायगोनल है, या फिर स्केलर है। तो देखो यहाँ पर एक ख़ास बात है, बेसिकली पहले तो आंसर बता दूँ, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन किस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं? जहाँ पर एक डायगोनल के अलावा तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। ठीक है ना, ये देख सकते हो एक डायगोनल में 1 और 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 4 और 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं ज़ीरो के। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं है 2x2 हो, ये 3x3 भी हो सकता है। 3x3 में ऐसा हो सकता है जैसे कि 4, 5, 8, और बाकी के तमाम जो एलिमेंट्स होंगे ना वो इसके अंदर बराबर होंगे ज़ीरो के। तब भी हम उसको क्या कहेंगे? तब भी हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि एक डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और बाकी तमाम के तमाम जो है वो बराबर हैं ज़ीरो के। ठीक है, तो इस तरीके से भी चेंज होकर आ सकता है। 102, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है कि इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बेसिकली हम लोग आसानी से बता सकते हैं उसके रॉज को मल्टीप्लाई करके उसके कॉलम से। ठीक है ना, हमें देखना होता है कितने रॉज हैं और कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रॉ नज़र आ रही है। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये जो है ना ये कॉलम है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, रॉ 1 है, रॉ 2 है और रॉ 3 है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, और जो भी एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर उनके मसला नहीं है। तो बात ये है कि आपने काउंट करना होता है पहले रॉस को और फिर कॉलम को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक रॉ नज़र आ रही है और 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो 1 इंटू 3, इसका जो ऑर्डर है वो 1 इंटू 3 है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिहाज से होगा वहाँ पर आपने बस इसी तरीके से लिखना है, पहले रॉस फिर कॉलम। 103, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो पूरा सॉल्व करना है, बेसिकली बड़ा आसान सा काम है, डिटर्मिनेंट निकालना है इस पूरे मैट्रिक्स का। तो उसका रिवाइज भी कर लेते हैं कैसे डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। सबसे पहले हम पहला एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और इसकी रॉ और इसके कॉलम को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, हमने 1 को सेलेक्ट करा और उसकी रॉ और उसकी कॉलम को छोड़ दिया। क्या क्या बच गया यहाँ पर? 9 बचा, 11 बचा, 15 बचा, 17 बचा। 9, 11, 15 और ये आ गया 17। फिर सेकंड एलिमेंट को सेलेक्ट करा विद ऑल्टरनेट साइन, इसको प्लस के साथ सेलेक्ट किया था, इसको माइनस के साथ सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया 3। अब क्योंकि इसको सेलेक्ट करा है तो इसकी रॉ और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, इसकी रॉ इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या क्या बचेगा? 7 बचेगा, 13 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। नाउ 5 को सेलेक्ट करेंगे, 5 का रॉ और 5 का कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 7, 9, 13, 15, 7, 9, 13 और ये आ गया 15। ठीक है ना, नाउ एक्सपेंड करेंगे। कोई भी अगर एक्सपेंड करना होता है तो अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो सबसे पहले ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं बी सी, उससे सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली 1 तो एज इट इज़ आ गया, कोई मसला नहीं है। 9 इंटू 17 करना है, 9 इंटू 17 माइनस फार्मूले वाला, और 15 इंटू 11 करना है। फिर ये आ जाएगा माइनस का 3 और क्या करेंगे 7 इंटू 17 और माइनस कर देंगे 13 इंटू 11, 13 इंटू 11, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, अच्छी बात है। ये आ गया प्लस का 5, फिर आ जाएगा ऐसे 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 और माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस करेंगे तो बनेगा, ये पूरा अलग है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 15 ये हो जाएगा 13 इंटू 9। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके फिर आपस में माइनस करना है। तो सबसे पहले 9 इंटू 17 ये हो गया हमारे पास 9 इंटू 17, ये हो गया 153, 153 माइनस और करना है 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 इट इज़ इक्वल टू 165। ठीक है, इसे अलग सॉल्व करना है। माइनस का 3, 7 इंटू 17, 7 इंटू 17 ये हो गया 119, माइनस 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 बराबर होता है 143 के, ये आ जाएगा 143 प्लस का 5। नाउ 7 इंटू 15 इज़ इक्वल टू 105 माइनस 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 होता है 117। ठीक है, 153 माइनस 165, 153 माइनस 165 इज़ इक्वल टू माइनस का 12। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 119 माइनस 143, माइनस का 24 और माइनस के 24 को मल्टीप्लाई बाय 3 कराएंगे, ये हो जाएगा 72, माइनस माइनस प्लस का 72। और फाइनली यहाँ पे सॉल्व करेंगे 105
-117 माइनस का 12 और 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो ये आ जाएगा माइनस का 60। ओके, तो फाइनली 12 प्लस 72 यानी कि 12 में 72 में से 12 माइनस करना है, 72 माइनस 12 एंड माइनस 60 इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आना चाहिए 0 के। तो ज़रूरी नहीं इतना बड़ा कोई डिटर्मिनेंट हो, छोटा सा भी हो सकता है। 104 अगर A बराबर है 1 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और B बराबर है, ये आ गया एक कॉलम मैट्रिक्स, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? याद रखिए, दो मैट्रिसेस को प्लस करने के लिए उनके रॉज और कॉलम बराबर होने चाहिए। हम इनको ऐड नहीं कर सकते, एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या B को A से? तो सीधी सी लॉजिक ये होती है मल्टीप्लाई करने की कि पहले के जो कॉलम है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो दूसरे के नंबर ऑफ़ रॉज के बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये आ गए 2 कॉलम हैं और यहाँ पे 2 रॉज हैं, तो हम A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम B को A से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो इधर आ जाएगा 6 और 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 और 3 और माइनस का 4, तो इसका एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर 2 आ गए, तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल नहीं है, B इंटू A पॉसिबल नहीं है। 105 ट्रांसपोज ऑफ अ रॉ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज होता है रॉ मैट्रिक्स का, वो बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो एक रो मैट्रिक्स होगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स बना देगा? वो बना देगा एक कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा जी, 106 डिटर्मिनेंट बराबर होगा किस चीज़ के? डिटर्मिनेंट देखना है क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस फार्मूले वाला 1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 1 के। तो बेसिकली ये फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हमेशा बराबर होता है 10 स्क्वायर एक्स के, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए के बराबर, यानी कि बी वाला आंसर है 10 स्क्वायर ए। 107 इफ बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड उसका जो ट्रांसपोज है वो बराबर है माइनस बी के, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसी के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं, लेकिन अगर वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा माइनस साइन का जहन में रखना, अदरवाइज तो बच्चे जल्दी से देख के लगा देते हैं कि सिमेट्रिक होगा जब ट्रांसपोज बराबर आ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन है, तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 108 फॉर एनी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, ये एक प्रॉपर्टी है, तो ये भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और उसका इन्वर्स मालूम कर लें तो वो किसके बराबर आएगा? तो याद रखो पोजीशन इन्वर्स हो जाती है और ये बराबर होता है बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स, आगे पीछे हो जाता है। 109 इफ ए बराबर है एक अच्छा को फैक्टर A13 मालूम करना है। अच्छा, को फैक्टर A13 हम मालूम कर सकते हैं, A13 बराबर होगा, हमें क्या करना है, हमें लिखना है माइनस का 1 और 1 प्लस 3 आएगा ऊपर, 1 प्लस 3 आएगा क्योंकि 1 इंटू 3 वाला है, और साथ में आ जाएगा माइनर, हमें किसका मालूम करना पड़ेगा? 1 और 3 का माइनर मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 1 और 3 का माइनर मालूम करने का क्या तरीक़ेकार है कि ये 1 और 3 पहला रॉ और तीसरा कॉलम, पहला रॉ और तीसरा कॉलम, ये पहला रॉ और तीसरा कॉलम छोड़ के जो बच रहा है उसे लो और उसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लो। तो -1 की पावर जब 4 आ जाएगी तो 1 ही हो जाएगा, इवन पावर है। बेसिकली हमें ये मालूम करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -5 और 3 और 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0s आर 0 माइनस 3 5s आर 15 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस प्लस का 15 हो जाएगा। तो को फैक्टर A13 मालूम करेंगे बराबर आ जाएगा हमारे 15 के। 110 अगर A बराबर है इसके तो को फैक्टर मालूम करना है A22 का, पूरा नहीं सॉल्व कर रहे, सिर्फ इसी तरीके से आ रहा है, बेसिकली माइनर मालूम कर रहे हैं A22 वाला ना। तो ठीक है, 2 2 का मतलब हो गया दूसरा रॉ दूसरा कॉलम दूसरा रॉ और दूसरा कॉलम ये आ गया, इसको हमने सेलेक्ट करना है और इसकी रॉ और इसके कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो बचेगा उसे लिखेंगे 2 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और माइनस का 7 लिखेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 - 4 3 - 7, 2 - 4 और 3 - 7, आसान है, पूरा सॉल्व नहीं करा और बेसिकली उसका माइनर मालूम कर लिया हम लोगों ने। 111 ठीक है, एक प्रोपोजिशन है जिसके मुताबिक P इम्प्लाइज Q और फिर इस सूरत में Q इम्प्लाइज P। ठीक है ना, ये बेसिकली हमारी प्रोपोजिशन है और प्रोपोजिशन के अंदर अगर P इम्प्लाई करता है Q को
और फिर Q इम्प्लाई करता है P को, तो इसका मतलब क्या कहलाता है, Q एम्प्लॉय P कहलाता है 112 ट्रुथ टेबल कंटेनिंग ऑल फॉल्स वैल्यूज इज कॉल्ड, ट्रुथ टेबल बेसिकली पॉजिटिव और यानी कि ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यूज़ को कैरी करता है, लेकिन ऐसा ट्रुथ टेबल जिसमें सारी की सारी ट्रू वैल्यूज़ होती हैं उसको टाउटोलॉजी कहते हैं, और जिसमें सारी फॉल्स वैल्यू होती हैं उसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होगा, जस्ट डेफिनेशन आपने याद रखनी है। 113 सेट ऑफ n यानी कि नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू, नेचुरल नंबर्स का जो हमारे पास सेट है वो क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ। क्या वजह है? वजह ये है कि उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एक नेचुरल नंबर। इसी तरीके से एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो आंसर आएगा वो उसी सेट में से आएगा। इस वजह से वो सेट क्लोज है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से, बस सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं है, क्योंकि अगर आप एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से माइनस करोगे तो जीरो भी आ सकता है और जीरो नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होता। 114 द सेट ऑफ z ऑफ इंटीजर्स क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू, इंटीजर्स की खास बात यह है कि हाँ इंटीजर के अंदर आप क्या देख सकते हो, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में ऐड करोगे इंटीजर आंसर आएगा, ओके एडिशन के लिहाज से क्लोज है। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी आंसर इंटीजर्स में से ही आएगा, एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस कराओगे तब भी आंसर इंटीजर्स में से ही आएगा। दैट्स वाई दिस टाइम तीनों बातें करेक्ट हैं। जो इंटीजर्स नंबर का सेट होता है वो क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल। 115 एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है S विच इज क्लोज विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ। अच्छा ये बेसिकली ग्रुप की डेफिनेशन है। यहाँ पर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो होता है बाइनरी ऑपरेशन में क्लोज होता है उसको ग्रुप कब कहते हैं, जब सारे बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होते हैं, पहली बात ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि जो एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी, ये बात भी सही है, और फिर एग्जिस्टेंस होती है इन्वर्स की। तीन किस्म की एग्जिस्टेंस होती है, एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी होती है और यूनिक इन्वर्स पाया जाता है। इसका मतलब ये तीनों बातें करेक्ट हैं और बेसिकली ये किसी भी ग्रुप की डेफिनेशन है जिसमें ये तीनों शराइत पूरी होती हैं। 116 S इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रिवियल ग्रुप अंडर, ठीक है ना। ये कौन सा जो ट्रिवियल ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है बेसिकली ये, वो प्लस के लिहाज से है, मल्टीप्लाई के लिहाज से है, डिवीजन के लिहाज से है कि माइनस के लिहाज से है। यस ये जो है वो ट्रिवियल ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। वजह ये है कि आप जो है वो कोई भी एलिमेंट है a इंटू ज़ीरो तो भी ज़ीरो है, और अगर आप इसका इन्वर्स ले लोगे तो ज़ीरो का इन्वर्स भी ज़ीरो ही आएगा। तो बेसिकली ये ट्रिवियल है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 17 इन द सेट S इज इक्वल टू 0 1 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज। तो बात यह है कि ये किसके अंडर में बाइनरी ऑपरेशन आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ 0 इंटू 1, ठीक है ना, तो 0 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक है ना। और लेकिन एडिशन यहाँ पर हो सकती है, अगर मैं 1 प्लस 1 करता हूँ, दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करता हूँ तो 2 आता है और 2 इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, ठीक है ना, उसका ताल्लुक इस सेट से नहीं है। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन इनकी आपस में किसी तरीके से भी कर दूं, 0 इंटू करूँ 0 तो भी 0 आएगा, इसी में से आंसर आ जाएगा। 1 इंटू 0 करूँ या 0 इंटू 1 करूँ तब भी आंसर 0 आएगा जिसका ताल्लुक इसी सेट से है। 1 इंटू 1 करूँगा तब भी आंसर 1 आएगा जिसका ताल्लुक इसी सेट से है। दैट्स वाई बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड होगा वो होगा इन मल्टीप्लिकेशन। 118 द सेट S इज इक्वल टू 1 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में जो है ये काम कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन में काम करेंगे 1 इंटू ओमेगा, क्या आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा बराबर आ जाएगा किसके, ओमेगा के। 1 इंटू 1 1 के बराबर आ जाएगा। और अगर आप इन केस ये सोच रहे हो कि अगर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर 1 आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये भी एक ग्रुप है। 119 द रेंज ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की डोमेन तो बहरहाल कुछ भी हो सकती है। साइन एक्स में इस एंगल की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन कुछ भी पुट करोगे तो साइन एक्स का जो भी आंसर आता है वो 1 -1 और 1 के दरमियान में आता है। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो तो जो भी साइन एक्स का आंसर आएगा -1 और 1 के दरमियान में आएगा। इसका मतलब जो रेंज है वो है -1 और 1। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 120 द पीरियड ऑफ 10x, 10x का पीरियड मालूम करना है।
10x का पीरियड बराबर होता है पाई के। दैट्स वाई कोई भी अगर आपके पास एंगल है ना, जैसे मिसाल के तौर पे 10 के पाई बाय 4 की जो वैल्यू आती है ना, वही वैल्यू आती है 10 पाई बाय 4 प्लस पाई के, ठीक है ना। तो ये सेम आंसर्स आते हैं। तो जो पीरियड होता है वो पाई के बराबर होता है, यानी कि जो 10 है वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है आफ्टर एवरी 180 डिग्रीज, यानी कि पाई। ठीक है जी। सो ये वो तमाम MCQs हैं जिनकी प्रैक्टिस आप करोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।